तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2026 एमपी सामान्य अर्हता परीक्षा जो अक्टूबर में होने वाली है, एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो बहुत जल्द आने वाली है और एमपी कृषि विस्तार अधिकारी जो जिसका एग्जाम 2 अगस्त से है। इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से एमपी एसआई भी आपकी आने वाली है। सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। संपूर्ण मध्य प्रदेश एमपी जीके को हम कवर कर रहे हैं यूट्यूब पर टॉपिक वाइज। जैसा कि आपको पता है 2 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और एक का हम टॉपिक और एमसीक्यू करवा चुके हैं और दूसरे का टॉपिक ऑलरेडी करवा चुके हैं, यानी थ्योरी हम करवा चुके हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। आज उसका एमसीक्यू हम लेकर के आ गए हैं। ये एमसीक्यू विशेष प्रकार के हैं। कैसे? एक तो आपका इसमें नॉर्मल एमसीक्यू होगा, जैसे आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन वाला आता है। उसके बाद जो कथन वाले एमसीक्यू होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं, जैसे कि आपका एमपीएसआई मेंस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, हॉस्पिटल असिस्टेंट हो गया। यहां पर स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी पूछे गए थे, तो उस तरह के एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे। और इन्हीं एग्जाम्स में रिसेंट में ट्रेंड देखने को मिला है कि जोड़ी मिलाने वाले एमसीक्यू भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इन तीनों एमसीक्यू की हम यहां पर आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, यानी कि लो टू प्रो लेवल तक आपको हम ले जाने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, शुरू करें। टॉपिक वाइज सुपर एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों रहेंगे, यानी जो रीसेंट एग्जाम 2026 में हुए हैं उनके भी क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं इस टॉपिक से, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना से जो भी प्रश्न एग्जाम में आए होंगे। तो प्रैक्टिस की महामैराथन की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी की एग्रीकल्चर वाली क्लासेस भी चल रही हैं। 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं, 4 यूनिट 3 यूनिट करवा चुके हैं, चौथी यूनिट आज शाम को आपकी आने वाली है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाले जिन्होंने फॉर्म भरा है वो उन वीडियो को भी आप लोगों को देख लेना है। ठीक है भाई, शुरू करें। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो एमपी की भौगोलिक संरचना, सबसे पहले 50 एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। ये वो एमसीक्यू हैं जो नॉर्मल वे में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करें। आइए आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अब जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ही मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट होगी तो आप यहां पर आसानी से प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो इससे पहले थ्योरी वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है? बताइए, श्योपुर है, नीमच है, मंदसौर है या फिर राजगढ़ है? कौन सा ऐसा जिला है? चले आंसर की ओर चले। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीमच जिला 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? राजस्थान से घिरा हुआ है। देखिए, तो नीमच जिला भौगोलिक रूप से 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। इसकी सीमा उत्तर, पूर्व और पश्चिम में राजस्थान से लगती है, जबकि दक्षिण में ये मंदसौर के साथ में सीमा साझा करता है ना। तो 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ जिला कौन सा हो जाएगा? वो अपना नीमच हो जाएगा। एमपीएसआई मेंस 2026 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? जैसा कि हम जानते हैं कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, 14 जिलों से होकर के गुजरती है। तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से पठार को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा तोड़ती है? अब जिन्होंने थ्योरी वाला देखा हो तो पूरा हमने डायग्राम बना करके आपको समझाया था, है ना। बिल्कुल 3D डायग्राम की तरह आपको समझाया था कि किस तरह से ये कर्क रेखा हमारे कौन कौन से पठार से होकर के निकलती है। चलिए, मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार या फिर आपका रियोपन्ना का पठार, किसको 2 भागों में तोड़ेगी? चलिए आंसर की ओर। सही आंसर, मालवा के पठार को 2 पार्ट में ये तोड़ती है। देखिए, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, या मालवा के पठार के ठीक बीच में से होकर गुजरती है, जिससे यह पठार 2 बराबर भागों में बट जाता है। तो बिल्कुल मालवा पठार के बीच में से होकर के निकलती है। ठीक है ना, यह प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चले आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है एमपी फॉरेस्ट गार्ड का, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का, एमपीएसआई मेंस का। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आए थे और बहुत सारे लोगों के, किसी के 82 नंबर, किसी के 87, किसी के 85 नंबर तक आए हैं माइनस मार्किंग के बाद में भी। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा और एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी और सभी वर्दीधारी पदों के लिए बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। अब एमपी पुलिस का एग्जाम चाहे पुलिस हेडक्वार्टर करवाए या फिर एमपीईएसबी कराए, इन सब्जेक्ट से बाहर और कोई भी सब्जेक्ट नहीं आने वाला है। सामान्य अर्हता परीक्षा में लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, तो उन सभी सब्जेक्ट को हमने यहां पर कवर किया है। इन सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। क्या क्या सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं भाई। एमपीजी के मिलेगी हिंदी, रीजनिंग, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, डीआई, करंट अफेयर, जी के जीएस, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, इससे बाहर और कौन सा ही सब्जेक्ट ये लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं कितने में? मात्र 199 रुपए में। कैसे प्राप्त करेंगे? तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। एक बार जूम कर देते हैं, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।
इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी, जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। स्पेशली सामान्य अर्हता परीक्षा एमपी पुलिस एमपी एसआई के लिए बनाया गया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आप हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। आपने अगर स्क्रीनशॉट भेजा होगा तो हम तुरंत उसको देख करके अप्रूव कर देंगे और आप इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और ये सारे नोट्स आपको ग्रुप में शामिल होते ही मिल जाएंगे। 1 साल का करंट अफेयर भी हमने डाल दिया है। इसके अलावा 500 प्रश्न एमपीजीके के, 500 प्रश्न साइंस के। ये वो स्पेशल प्रश्न हैं जो रिसेंट में हमने करवाए थे और जहां से 85 से 90% जो प्रश्न है वो इसी में से फंसे थे, वो भी अभी हमने कल डाल दिए हैं। तो ये सब आप यहां पर डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा जो कृषि विस्तार अधिकारी वाले हैं वो सामान्य अर्हता परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि सीसेट उनका इसी में से आएगा। इन्हीं सब्जेक्ट में पूरा सीसेट फंस जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जिन लोगों को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की आवश्यकता है तो वो भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये मात्र 199 का पेमेंट करेंगे तो पूरा आपको मिल जाएगा। सीसेट भी आपको मिल जाएगा और एग्रीकल्चर वाला नोट्स भी आपको मिल जाएगा, बढ़िया से सारा सॉल्यूशन और एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कितने में? वही मात्र 199 में। तो मध्य प्रदेश कृषि अधिकारी भर्ती की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी इस पर 199 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से जो है आपको नोट्स सेंड कर दी जाएंगे। अगर जो लोग मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा ले रहे हैं तो और कृषि अधिकारी भर्ती की भी ले रहे हैं तो उनको अलग से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी वाले में पेमेंट कर देंगे और लिख देंगे सर हमें मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी के भी नोट्स चाहिए, तो इसी के अंदर ही आपको कृषि विस्तार अधिकारी के भी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। सारी बातें समझ में आ गई। चले आगे बढ़ें। और ये वो लोग हैं जिनका मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी 2021 और 2023 में सिलेक्शन हुआ है हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स को पढ़ करके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा आज का तीसरा प्रश्न। क्या कह रहे हैं? अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी थी? यानी कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो हमारा मध्य प्रदेश था जब विभाजित नहीं हुआ था, जब हमारे साथ में छत्तीसगढ़ भी था, 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो तब हमारी टोटल लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितना हुआ करती थी वो आपसे पूछ रहे हैं। 870, 1127, 996, 605। सही आंसर आपका हो जाएगा 1127 किलोमीटर हुआ करती थी जब हमारे साथ में छत्तीसगढ़ भी हुआ करता था, ठीक है। तो वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 1127 किलोमीटर थी और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 996 किलोमीटर थी। वर्तमान में ये 870 किलोमीटर है। अगर पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो वर्तमान में 870 है, उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो वर्तमान में 605, ठीक है। ये शुरू पहली स्लाइड हमारी यही थी जब हमने आपको थ्योरी कराई थी, है ना। तो यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। चले आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। आपको सीधे आंसर की ओर ले चलेंगे, ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश के सबसे कम सीमा साझा करने वाला सीमावर्ती राज्य कौन सा है जो मध्य प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करता है? बताइए इन चारों में से क्या होगा? सही आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात के केवल 2 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। कौन से वो जिले हैं आइए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश अपनी सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है ध्यान रखना, अंतर्राज्यीय है, ठीक है, गुजरात के साथ में साझा करता है। गुजरात से केवल 2 जिले मध्य प्रदेश का अलीराजपुर और झाबुआ, इन 2 जिलों की सीमा लगती है। सबसे लंबी की बात करेंगे तो सबसे लंबी सीमा रेखा हमारी उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है, 13 या फिर 14, ठीक है। वैसे माने जाते हैं 14, लेकिन कुछ लोग 13 भी कहते हैं, तो 13-14 में कंफ्यूजन है, ठीक है, हमेशा रहता है। लेकिन आपको ऑप्शन में 13-14 एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली 13 हम इसका आंसर मानते हैं। तो अपन यूपी के साथ में सबसे ज्यादा साझा करते हैं। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पूर्णतः अंतर्वर्ती यानी कि लैंडलॉक है, चारों तरफ से लैंडलॉक है, इसका एक भी एरिया किसी भी समुद्र या फिर किसी भी बंगाल की खाड़ी वगैरह किसी से टच नहीं करता है, वाटर से टच नहीं करता है? कौन सा ऐसा जिला है जो लैंडलॉक है? सीधी, धार, झाबुआ, श्योपुर। आंसर की बात करें, सही आंसर आपका धार जिला आ जाएगा। धार जिला एक ऐसा जिला है जो किसी भी अन्य जिले के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। अंतर्वर्ती जिले वे जिले होते हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य को टच नहीं करती, ना तो जल से टच करेगी ना ही किसी अन्य राज्य से टच करेगी, तो ये पूरी तरह से लैंडलॉक जिला हो जाता है। तो धार जिला मध्य प्रदेश का एक पूर्णतः अंतर्वर्ती जिला है जो किसी भी राज्य के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। सीधी, झाबुआ और श्योपुर अन्य राज्यों, क्रमशः सीधी किसके साथ में? छत्तीसगढ़ के साथ में, झाबुआ गुजरात के साथ में, श्योपुर राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है। लेकिन धार एक ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ में सीमा साझा नहीं करता मेरे भाई। चलिए 6 नंबर देखिए, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? किसका हिस्सा है मध्य प्रदेश बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने, अंगाला लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस स्क्रैप या फिर लॉरेसिया। सही आंसर आपका हो जाएगा भाई गोंडवाना लैंड का हिस्सा है अपना मध्य प्रदेश, है ना।
तो देखिए, तो मध्य प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है जो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भूभाग का उत्तरी छोर हुआ करता था। यह देश की सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित संरचना है। ठीक है, तो सबसे पुरानी चट्टानों से गोंडवाना लैंड बना हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़े। 7 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं, बताइए। अब थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो आप तुरंत बता देंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 10 जिले जो है वो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब ये 10 जिले कौन कौन से हैं, आइए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश के कुल 10 जिले राजस्थान के साथ में सीमा को छूते हैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ये ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, मुरैना अपना 2 के साथ में सीमा साझा करता है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ में। ठीक है, आगे प्रश्न मिलेगा आपको। देखिए 8वां नंबर देखिए, मध्य प्रदेश सतपुड़ा मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये किस पहाड़ी में स्थित है, आपको बहुत अच्छे से कराया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महादेव पहाड़ी में स्थित है कौन सी, जो आपकी सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो धूपगढ़ 1350 ऐसे याद रखना। ठीक है, धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर की ऊंचाई है। यह होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़ियों में स्थित है। हमने पूरा डायग्राम बना करके आपको दिखाया था, ये सारी चोटियां आपको हमने दिखाई थी किस तरह से कौन सी ऊंची चोटी कौन सी छोटी छोटी है ना। तो जिन लोगों ने नोट्स लिए उनके पास में तो इसका नोट्स पहुंच चुका है, और जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उन्होंने इन सारी चोटियों को अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 9 नंबर पर चलते हैं। ये रहा 9 नंबर का प्रश्न आपके सामने। कह रहे हैं मध्य भारत के पठार के अंतर्गत बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है। तो बीहड़ का निर्माण कौन करती है भाई, बीहड़ है कहाँ, बीहड़ भिंड मुरैना में है। भिंड मुरैना कहाँ पर है, चंबल में है। तो सही आंसर हो जाएगा चंबल एक ऐसी नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है, और ये भी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चंबल नदी के बारे में देख लीजिए कहाँ पर है ये। देखिए, तो मध्य भारत के पठार विशेष करके भिंड मुरैना श्योपुर में चंबल नदी अत्यधिक मृदा अपरदन करती है, जिससे गहरे खड्डे और बीहड़ों का निर्माण होता है। इसे अवनालिका अपरदन कहा जाता है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर आपसे अवनालिका अपरदन ही पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए 10 नंबर, सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किस में आएगा सिंगरौली जिला, चलिए बताइए। रीवा पन्ना में आएगा, मध्य भारत में आएगा, पूर्वी पठार बघेलखंड में आएगा, या बुंदेलखंड में आएगा, किस में आएगा, आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका आ जाएगा पूर्वी पठार बघेलखंड के पठार के अंतर्गत रीवा पन्ना अब अपना जो है सिंगरौली आ जाएगा। देखिए, ये एमपी फॉरेस्ट गार्ड 18 मई 2026 को भी रिसेंट में पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी हिस्से को पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार कहते हैं। सिंगरौली और सीधी जिले इसी भौतिक विभाग का हिस्सा हैं। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, यह भी हमने आपको बताया था। और सिंगरौली में सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है, यह भी हमने आपको डायग्राम बना करके दिखाया था। ठीक है, आगे बढ़ें। 11 नंबर पर चलते हैं। देखिए 11 नंबर, थोड़ा स्पीड भी बढ़ा करके चलेंगे। शहडोल और अनूपपुर जिलों में विस्तृत कोयला क्षेत्र किस भूवैज्ञानिक संरचना का हिस्सा है, किसका हिस्सा है जो आपका शहडोल में जो आपका कोयला क्षेत्र पाया जाता है, बताइए। 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका गोंडवाना समूह हो जाएगा, गोंडवाना समूह का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में अधिकांश कोयला भंडार लोअर गोंडवाना की चट्टानों, सोन घाटी और सतपुड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया कोयला क्षेत्र भी इसी संरचना के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पर चलते हैं। थोड़ा सा फैन चालू कर दिया है ना, तो परेशान नहीं होना, गर्मी बहुत लग रही थी भाई, है ना। फैन वैन सब बंद करके बैठे थे। ठीक है, और ये क्लास लंबी होगी, 1 घंटे की लमसम होगी, तो फिर इतनी देर तक थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना। बारिश भी हो नहीं रही है, ठंडक भी है नहीं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, बताइए। यूपी और सीजी दोनों से लगने वाला जिला कौन सा है, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी या फिर रीवा। सही आंसर आपका हो जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली जो जिला है ये आपका मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली है। ठीक है, जो उत्तर की ओर तो उत्तर प्रदेश से टच करता है, और पूर्व दक्षिण की ओर ये छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा साझा करता है। इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, कि कौन सा किसके साथ में सीमा साझा करता है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, सिद्ध बाबा, सिगार, जानापा, कुम्हार। कौन सी चोटी भाई बुंदेलखंड की सबसे ऊंची, सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। मालवा की सबसे ऊंची सिगार है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट वगैरह लग रही है क्या, चलिए देख लेंगे, आगे बता देंगे आपको। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्या कह रहा है। 14 नंबर कह रहा है नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा कवर करती है। नर्मदा सोन घाटी 28, 26, 10.3 या फिर 7%। सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर अपना बी हो जाएगा। 26% हिस्सा नर्मदा सोन घाटी के द्वारा कवर किया जाता है। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है।
जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 26% भाग पर यह फैला हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग मालवा है जो 28% एरिया को कवर करता है। दूसरे पर नर्मदा सोन घाटी 26% के साथ में। 15 मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं शब्द पर जरूर ध्यान देना है आपको, है ना। कटनी, उमरिया, दमोह, इंदौर। सही आंसर इंदौर। इंदौर से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 14 जिलों से गुजरती है लेकिन इंदौर से नहीं गुजरती है। और ये एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 4 जून 2026 की फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। 4 जून से ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था, है ना। चलिए देखो, हम हर एक एग्जाम का एनालिसिस करवाते हैं तो ध्यान रहता है कि भाई किस एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ था। देखिए, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिले उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, यहाँ से होकर के गुजरती है लेकिन इंदौर से ये नहीं गुजरती है ना। चलिए आगे बढ़ें। अगला देखिए 16 नंबर, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? बलित है, ब्लॉक है, अवशिष्ट है या फिर ज्वालामुखी? बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा ब्लॉक पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण हो जाएगा। फैन बंद ही कर देते हैं, आवाज़ भी डिस्टर्ब हो रहेंगे आप लोग, है ना, आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही होगी, बंद कर देते हैं। चलिए, बीच में जब जरूरत लगेगी, ज़्यादा गर्मी लग रही तो फिर चालू कर लेंगे। आगे बढ़ें। चलिए 17 नंबर देखिए, झाबुआ जिला मध्य प्रदेश के किस राज्यों की सीमा टच करता है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन से राज्य की सीमा टच करता है झाबुआ? तो हमने आपको बता रखा राजस्थान और गुजरात, इन दोनों राज्यों की सीमा टच करता है झाबुआ। ठीक है, ये पूरा डिटेल दिया है, अब इसको आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। चलिए 18 नंबर पर चलते हैं। देखिए 18 नंबर कह रहा है, मालवा पठार की उत्पत्ति किस काल के लावा के जमाव से हुई है? कौन से काल का लावा जम गया था जिससे कि पूरा का पूरा मालवा पठार बन गया? काली मिट्टी का दिखता है, सोयाबीन सबसे अधिक यहाँ पर होती है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा क्रिटेशियस काल के लावा के जमने से मालवा जो पठार है अपना, उसका जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, तो क्रिटेशियस काल के अंत में दक्कन ट्रैप में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। ठीक है, जिससे उसका लावा निकला और जिससे निकले जो बेसाल्टिक लावा होता है उसके फैलने से मालवा जो पठार है उसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 19 नंबर देखिए, अब थोड़ा स्पीड के साथ में चलेंगे अपन। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक, सद्भावना, धूपगढ़, चौरागढ़। सही आंसर आपको हो जाएगा सद्भावना शिखर सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है, जिसे हम गुडविल पीक के नाम से जानते हैं, या इसे हम कालूमार या कालुम्बो चोटी भी कहते हैं, जो दमोह जिले के संग्रामपुर के पास में है। इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। आगे बढ़ें। देखो, समझा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई दी हैं, है ना, थ्योरी में। अब तो केवल प्रैक्टिस करना है, तो थोड़ा स्पीड के साथ में चलेंगे, नहीं 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है? हमने आपको बताया था मालवा का पठार जहां पर गेहूं की अच्छा उत्पादन होता है, तो इसको हम गेहूं की डलिया कहते हैं। ठीक है ना, और ये एमपी डिप्टी जेलर एग्जाम 12 मई 2026 को पूछा गया था। मालवा का पठार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। मध्य प्रदेश के किन जिलों का समूह महाराष्ट्र राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? कौन से ऐसे जिले हैं? ये 4 जिले, 3-4 जिले आपको दिए गए हैं। बताइए कौन सा ऐसा समूह है जो महाराष्ट्र के साथ में सीमा साझा करेगा? 4 ऑप्शन है, पढ़ लिया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बड़वानी, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा। ये महाराष्ट्र के साथ में टच करते हैं। महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों में बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पाढूर्णा, सिवनी और बालाघाट शामिल हैं। विकल्प बी के जो सभी 3 जिले हैं ये महाराष्ट्र के साथ में सीमा टच करेंगे। नए जिले जितने 55 बने हैं उन सब पर फोकस करके हम चल रहे हैं भाई। ठीक है, 22 नंबर देखिए, विंध्यन शैल समूह के अंतर्गत आने वाली भांडेर श्रेणी मध्य प्रदेश के किस भाग में है? कौन से भाग में है भांडेर श्रेणी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लिए। आंसर बी हो जाएगा, पूर्वी व मध्य भाग के अंतर्गत आएगी जो आपकी भांडेर की श्रेणी हो जाएगी। ये पूरा डिटेल है, इसको आप आराम से यहाँ पर वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल आप लोग पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। बाकी थ्योरी में तो हमने आपको सारी चीज़ें समझाई दी थी डायग्राम बना करके। लमेरा हिल्स मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? जबलपुर, रायसेन, विदिशा, खंडवा। लमेरा हिल्स कहाँ पर होगी? तो ए हो जाएगा आपका, जबलपुर में जो है आपको लमेरा हिल्स देखने को मिल जाएगी। ये सॉल्यूशन है, वीडियो पॉज कीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। 24 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा 9.38% मध्य प्रदेश का जो भूभाग है वो पूरे इंडिया के भूभाग को कवर करता है। ये पूरा सॉल्यूशन देख लेना। 30-82 जो है अपना टोटल एरिया हो जाएगा। ठीक है, 30-82 याद रखना बस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है, ये भी आपको बता दिया था, पहले पर राजस्थान आता है। देखिए, भांडेर और कैमूर श्रेणियां मूल रूप से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? कौन सी पर्वत श्रेणी फैली है जिसकी वजह से भांडेर और कैमूर श्रेणियां बनी हैं? किसका हिस्सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लिए ऑप्शन। आगे बढ़ें। सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है भांडेर और कैमूर की श्रेणियां। एमपी फॉरेस्ट गार्ड 21 मई 2026 को ये पूछा गया था, ध्यान रखना, रिसेंट एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए, ये यहाँ पर पूरा डिटेल्स का दिया हुआ है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना मेरे भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ें, पूरा डिटेल इसीलिए आपको दे रखा है साथ साथ में। 26 नंबर देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा नहीं बनाता है? नहीं शब्द लगा हुआ, ठीक है। बताइए, मऊगंज, निवाड़ी, दतिया, शहडोल, कौन सा ऐसा जिला है
बैटरी भी लो हो गई। कौन सा ऐसा जिला है जो आपका यूपी के साथ में सीमा नहीं बनाता है? सही आंसर डी यानी कि शहडोल। शहडोल यूपी के साथ में सीमा नहीं बनाएगा। बाकी निवाड़ी, मऊगंज, दतिया ये उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं, ठीक है। शहडोल इसके साथ में सीमा नहीं बनाता है, ये छत्तीसगढ़ के आसपास आ जाता है। चलिए, मैकाल श्रेणी का आकार अर्धचंद्राकार है, इसका विस्तार मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है? बताइए कौन से जिलों में मैकाल श्रेणी फैली हुई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडला, डिडोरी, अनूपपुर में जो है मैकाल श्रेणी फैली हुई है। आगे बढ़े, 28 नंबर देखिए। शिगार चोटी 881 मीटर ऊंचाई है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश की ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी? तो किसकी सबसे ऊंची चोटी शिगार बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने, अभी आपको बताया था ये मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी शिगार, 881 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसके बाद में क्रमशः जानापाव 854 और धजारी 810 चोटियों का स्थान आता है। आगे बढ़िए, 29 नंबर देखिए। 29 नंबर, मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग को विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, 4 ऑप्शन है, किसको विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं? पढ़ लिया? सही आंसर आपका हो जाएगा बी, रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं। ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन, देख सकते हैं आप। आगे बढ़े, 30 नंबर। 30 नंबर क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? देखो इतनी स्पीड में इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी आपका जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न आएंगे, स्टेटमेंट वाले आएंगे, वहां पर टाइम खींचेगा, है ना, तो यहां पर टाइम बचा लेते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? सही आंसर जबलपुर हो जाएगा, जबलपुर सीमा साझा नहीं करता, बाकी के ये तीनों जो है करते हैं। एमपी जेल पहरी 25 मई 2026 में ये प्रश्न आया हुआ है अभी रिसेंट में, ठीक है। 31 नंबर देखिए, ग्वालियर का किला किस पर्वत या फिर पहाड़ी पर स्थित है? तो आप सब ने यहाँ पर घूमे होंगे, हम भी घूमने गए हैं। गोपांचल पर्वत पर यह स्थित है, कौन सा? ग्वालियर का किला। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाने वाला है। चलें 32 नंबर पर चलते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश में क्रिटेशियस काल की चट्टानें मुख्य रूप से किस नदी घाटी में पाई जाती हैं? कौन सी नदी घाटी में क्रिटेशियस काल की चट्टानें पाई जाएंगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा घाटी, जो 26% स्थान घेरती है। नर्मदा घाटी में जो है क्रिटेशियस काल की चट्टानें पाई जाती हैं। तो नर्मदा घाटी में बाघ सीरीज और लमेटा सीरीज की चट्टानें पाई जाती हैं, जो भूवैज्ञानिक समय सारणी के अनुसार क्रिटेशियस कल्प से ये संबंधित हैं। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे चीनी यात्री फायान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है? बताइए, चीनी यात्री फायान है, उसने कहा यार यहाँ की जलवायु तो बड़ी मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मतलब दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा कहने लगा हो। कौन सी जलवायु थी बताइए, कैसी जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ेगी ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, एकदम बढ़िया मौसम रहता है। तो मालवा के पठार की जलवायु, जैसे इंदौर का मौसम है अभी जहाँ पर हम हैं, इंदौर का मौसम बहुत मस्त चल रहा है, एकदम बढ़िया सा, ठीक है ना। तो जलवायु समशीतोष्ण है, यहाँ पर गर्मियों में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही सर्दियों में बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। इस विशेषता कारण फायान ने इसको विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था इसको। 34 नंबर पर चलें, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित राजपीपला पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा? बताइए। ये पूरा हमने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया था कि 3 भागों में बांटा है। राजपीपला शुरुआत में आ जाती, पश्चिम में सबसे आ जाती है ना, ये पूरा डायग्राम में दिखा था आपको, है ना, एचडी डायग्राम, एकदम एचडी और 3D डायग्राम बना करके आपको दिखाया था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत ये राजपीपला आती है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको आराम से देख सकते हैं। 35 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश का मऊगंज जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? बताइए, मऊगंज किसके साथ में सीमा साझा करेगा? झांसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, ललितपुर, किसके साथ में? सही आंसर आपको हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज के साथ में यह सीमा साझा करता है। एमपीएसआई जो आपका 12 अप्रैल 2026, 12 अप्रैल नहीं 29 अप्रैल मेंस का है, ये मेंस एग्जाम हुआ था 29 अप्रैल 2026 को, उसका ये प्रश्न है, ठीक है, कि किसके साथ में? तो ये आपका मऊगंज प्रयागराज के साथ में साझा करता है। रीवा से अलग हुआ है, पहले रीवा की सीमा लगती थी प्रयागराज से, अब मऊगंज की लगती, ठीक है। 29 अप्रैल को पूछा गया था मेंस एग्जाम में। 36 नंबर देखिए, विंध्यन शैल समूह की कैमूर घाटी किस प्रमुख नदी का उद्गम है? बताइए, कैमूर घाटी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लिया? सही आंसर हो जाएगा केन नदी। केन नदी जो है कैमूर घाटी से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बुंदेलखंड और रीवा पन्ना पठार के बीच से बहने वाली केन नदी का नाम उद्गम जो है वो कटनी जिले में विंध्याचल की कैमूर पहाड़ी से होता है, ठीक है ना। टोंस नदी सतना के मैहर की तराई से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 37 नंबर पर चलते हैं। देखिए, 37 नंबर है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग को सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा की खेती के लिए अनुकूल माना जाता है? यानी खट्टे फलों की खेती को हम सिट्रस कहते हैं और संतरा सबसे अधिक होता है। कौन सा ऐसा एरिया हो जाएगा भाई? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लिया चारों ऑप्शन? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर संतरे की अच्छी खेती होती है, नागपुर से लगा हुआ भाग, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पाढोना छिंदवाड़ा से अलग होकर के बना गया है, ये नया जिला है पाढोना, ध्यान रखना। और बैतूल जिलों के ढलानों पर संतरा की भारी उत्पादन होता है। पाढोना को ऑरेंज सिटी भी कहते हैं, पहले नागपुर को कहते थे, अब पाढोना को भी कहते हैं एमपी में, ठीक है। एकदम लेटेस्ट वाला पूरा आपको पढ़ाएंगे, है ना। चलिए 38 नंबर, अब इसके बाद में आपका अगला जो टॉपिक होगा उसकी थ्योरी आएगी, फिर उसके एमसीक्यू आएंगे।
और प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, पूरा हम जो है एमपीजी के उसमें डाल देंगे, आप आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी एग्जाम आपका हो, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो गोंडवाना के अंतर्गत नहीं आएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालनपुर। ये मुरैना भिंड के आसपास आता है, तो ये कहाँ पर गोंडवाना में पहुंच जाएगा ना, मालनपुर भिंड जिले में है, एक औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। तो भिंड जिले का हिस्सा है, गोंडवाना में ये नहीं आएगा। 39 पर चलते हैं, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार मध्य प्रदेश में सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग है? सबसे छोटा पठार कौन सा? बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा पन्ना, मध्य भारत, कौन सा सबसे छोटा है? तो बघेलखंड जो पूर्वी पठार है ये सबसे छोटा भाग हो जाएगा, है ना। बघेलखंड पूर्वी पठार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का केवल 7% हिस्सा घेरता है, ठीक है भाई। आगे बढ़िए, 40 नंबर है, असीरगढ़ की पहाड़ी, जिसे दक्षिण भारत का द्वार भी कहते हैं, सतपुड़ा की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? बताइए किस श्रेणी में दक्षिण भारत की वो असीरगढ़ की पहाड़ी आएगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लिया ऑप्शन आपने ऑप्शन, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। राजपीपला श्रेणी जो है पश्चिमी सतपुड़ा का ये हिस्सा है, असीरगढ़ की पहाड़ी इसी के अंतर्गत आती है, जिसे दक्षिण का द्वार भी हम कहते हैं। एमपी डिप्टी जेलर 28 मई 2026 को ये पूछा गया, ठीक है। तो बुरहानपुर दर्रा, असीरगढ़ की पहाड़ियां सतपुड़ा की पश्चिमी श्रेणी यानी राजपीपला के अंतर्गत आती हैं, इसके पूर्वी छोर पर ये स्थित है। 41 नंबर देखिए, 41, स्पीड में गाड़ी चल रही, परेशान नहीं होना है ना। आप वीडियो को पॉज करके आराम से चारों ऑप्शन पढ़िए, आराम से डिटेल सॉल्यूशन पढ़िए, इसलिए रुक रुक करके चल रहे हैं, सॉल्यूशन पर रुक जाते हैं और आपके ऑप्शन पर रुक जाते हैं। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना में धारवाड़ सेल समूह मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लिए, सही आंसर हो जाएगा। ये धात्विक खनिज मैग्नीज और तांबा के लिए जो धारवाड़ सेल समूह है ये फेमस है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। सकोली, ये रेंज जो है ये पूरा हमने आपको चिल्पी और सकोली पूरा डायग्राम बनाकर बताया था। ऊपर बरगद का पेड़ था, बरगद के पेड़ की 3 ऐसे श्रेणियाँ निकली हुई थी, उसमें आपको हमने बताया भाई सकोली है, ये आपका जो है मलाज खंड में पाई जाती हैं, ये चिल्पी श्रेणियाँ हैं, ये पूरा आपको डायग्राम देखने को मिल गया था उसमें, है ना। अच्छे से पूरा करा रखा है, आप आराम से थ्योरी पढ़ लेना। 42, बुंदेलखंड के पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है? कैसी मिट्टी आपको बुंदेलखंड के पठार में मिलेगी? बताइए, सही आंसर आपका हो जाएगा लाल पीले मिश्रित मिट्टी जो है आपको बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत मिलेगी। बुंदेलखंड पठार जो ग्रेनाइट है और जो नीस की चट्टानें हैं इनसे मिलकर के बना हुआ है। ज्वार बाजरा की खेती यहाँ पर होती है, पानी यहाँ पर थोड़ा सा कम है, इसलिए ज्वार बाजरा की खेती यहाँ पर कर सकते हैं, बाकी कोई पानी वाली फसलों की खेती हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। 43, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कितनी ऊंचाई पर है? सही आंसर हो जाएगा 1067 जो है मीटर की ऊंचाई पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पचमढ़ी 1067 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है, 1350 मीटर। 44 देखिए, 44 है, चोरल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? चोरल घाटी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लिया, बताइए किस में आएगी चोरल घाटी? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा के पठार के अंतर्गत चोरल घाटी आ जाएगी। कहाँ पर है ये? इंदौर में है, और इंदौर कहाँ पर आ जाता है? मालवा के पठार में आ जाता है। ये पूरा है, आप जो है इसको वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लेंगे। 45 पर चलते हैं। 45, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों के राज्यों के साथ में सीमा को साझा करता है? ये आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है, बताइए कौन सा ऐसा जिला है जो आपका उत्तर प्रदेश राजस्थान दोनों के साथ में सीमा साझा करता है? तो शिवपुरी और मुरैना हो जाएगा ऑप्शन ए। एमपीएसआई 29 अप्रैल 2026 मेंस एग्जाम में ये पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश के 2 जिले मुरैना उत्तर में और शिवपुरी मध्य उत्तर में, ये जो है राजस्थान के साथ में सीमा साझा करेंगे। 46 देखिए, मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आने वाली किरार घाटी विवाद किन 2 राज्यों के बीच में विवाद है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में ये विवाद है। किरार घाटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित है। चलिए 47, विंध्यन शैल समूह के कगारों की दिशा सामान्यतः किस ओर झुकी हुई है? तो विंध्यन शैल समूह जो है इसकी कगार जो बने हुए हैं, जो एकदम किनारे होते हैं, वो किस तरफ झुके हुए हैं ये पूछ रहे हैं आपसे, कौन सी दिशा में? 4 ऑप्शन, सही आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में ये झुके हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन। 48 देखते हैं। 48 कह रहा है मध्य भारत के पठार को एक और किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किस नाम से जानेंगे मध्य भारत के पठार को? सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी हम इसको कहते हैं मध्य भारत के पठार को। मुरैना यहीं पर चंबल में स्थित है, जिसको हम सरसों की हांडी कहते हैं, सरसों का सबसे अच्छा उत्पादन यहाँ पर होता है। 49 देखिए, नर्मदा घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली का निर्माण करती है? यानी रिफ्ट वैली में किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में ये स्थित है नर्मदा घाटी? 4 ऑप्शन है, पढ़ लिया आपने, सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा सोन घाटी स्थित है, जो रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। नर्मदा यहीं पर बहती है, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों यहाँ से निकलती है, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। 50 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सा रीवा पन्ना के पठार में नहीं आता है? दमोह, सतना, पन्ना, श्योपुर, बताइए कौन सा नहीं आएगा रीवा पन्ना के पठार में? सही आंसर श्योपुर। श्योपुर रीवा पन्ना के पठार में नहीं आता है, जबकि ये अपना जो है मध्य भारत के पठार में आता है ना, भाई मुरैना से जुड़ा हुआ है। तो एमपी फॉरेस्ट गार्ड 24 मई 2026 को पूछा गया था ये।
चलिए ये पूरा सॉल्यूशन आप आराम से देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रो लेवल में। प्रो लेवल में क्या रहेगा, प्रो लेवल में स्टेटमेंट वाले सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो प्रो लेवल का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मध्य प्रदेश की भू वैज्ञानिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, फिर आपको ये बताना है कौन से कथन सही हैं। ठीक है, देखिए पहला है, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग बघेलखंड का मुख्य रूप से अपर गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है, जहां व्यापक कोयला भंडार पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, भाई बघेलखंड अपना पूर्वी भाग है, जो सिंगरौली वगैरह जो आती है ना, सिंगरौली हो गया, शहडोल हो गया, ये आपका जो ये वाला एरिया है, पूरा कोयला वाला जो एरिया है, ये बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, दक्षिण पूर्वी भाग में आता है, और ये गोंडवाना शैल से निर्मित है, तभी तो गोंडवाना में ही तो कोयला पाया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, लमेटा सीरीज की चट्टानें क्रिटेशियस काल से संबंधित है, जो मुख्य रूप से नर्मदा घाटी और जबलपुर के क्षेत्र में आती हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, लमेटा सीरीज अभी बताया था ना जबलपुर में पाई जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं कहां पर दिया गया है कि 1 और 2 दोनों सही हैं। ये रहे आपके ऑप्शन, ये रहे, बताइए सही आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है ना। इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको दे रखा है। वीडियो आराम से पॉज कर लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं और सीमावर्ती जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन 1, कथन 2। कथन 1 कह रहा है, मध्य प्रदेश के 2 जिले शिवपुरी और मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ में सीमा साझा करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अभी आपको ऊपर बताया था है ना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। झाबुआ जिला गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के साथ में सीमा साझा करता है ना भैया, झाबुआ केवल और केवल गुजरात के साथ में सीमा साझा करता है, यानी केवल और केवल इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कथन 1 सही है। चलिए देखते हैं कहां पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बता रहा है कि कथन 1 जो है वो केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, कि ओनली 1 यहां पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, तो केवल 1 आपका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ये पूरा सॉल्यूशन है, आप यहां पर इसको देख सकते हैं। आगे बढ़े, 3 नंबर देखिए। 3 नंबर क्या कह रहा है कि मालवा के पठार की भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन से कथन यहां पर सही हैं। 2 कथन आपको दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। मालवा का पठार दक्कन ट्रैप की बेसाल चट्टानों के टूटने से बना है, जिसके कारण यहाँ गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई, मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। गेहूं बहुत अच्छा होता है, सोयाबीन बहुत अच्छा होता है ना, काली मिट्टी की वजह से होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद इस पठार की सबसे ऊंची सिगार है, चोटी सिगार है, जो 881 मीटर है, जिसके बाद क्रमशः जानापा और धजारी है। ये भी बात बिल्कुल सही है, अभी ऊपर अपन इसको सॉल्व करके आए हैं, तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन की बात करेंगे, यहां से ऑप्शन शुरू हो जाएगा, कहां पर है, ऑप्शन सी में है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है, आप अच्छे से पढ़ लेना रोक करके, है ना। चलिए 4 नंबर पर चलते हैं। देखो पूरा क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम खिंच जाएगा फिर, है ना। हम चाहते हैं कि आप देखो, डिटेल तो हम करवा ही चुके हैं, थ्योरी तो आपको पढ़ा ही चुके हैं ना, अब तो केवल प्रैक्टिस चल रही है, तो बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य भारत के पठार और बुंदेलखंड के पठार की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मध्य भारत के पठार और बुंदेलखंड के पठार की बात यहां पर की गई है। कथन 1 कह रहा है, मध्य भारत के पठार को चंबल का उप आंध्र प्रदेश कहा जाता है, जहां जलोढ़ मिट्टी के कारण सरसों की खेती अच्छी होती है। अभी आपको बताया था चंबल के उप आंध्र क्षेत्र में सरसों की खेती अच्छी होती है, इसे हम ग्रिड प्रदेश भी कहते हैं, ग्रिड क्षेत्र भी कहते हैं ना। और भिंड मुरैना चंबल वाले जिले हैं, पीले जिले हम इनको कहते हैं, और मुरैना को तो सरसों की हांडी भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण अत्यंत प्राचीन ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा 1172 मीटर है। ये बात भी बिल्कुल सही है, अभी ऊपर भी इसको भी हमने ऊपर कराया था। तो यहां पर आपकी ये दोनों बातें सही हैं, यानी कथन 1 और कथन 2 ये दोनों सही है। आइए देखते हैं कहां पर है ऑप्शन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाने वाला। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े, इसको पढ़ लेना आप, है ना, अच्छे से वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं। अब ये नया ट्रेंड निकाल दिया है, नया क्या पहले भी चलता था, लेकिन अब यहां पर इसको ज्यादा पूछ रहे हैं। चलिए, कर्क रेखा के बारे में आपसे बोला जा रहा है भाई, कर्क रेखा के संबंध में मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान देना इस बात पर, है ना। चलिए देखते हैं। पहला करेक्ट, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, बात तो बिल्कुल सही है, 14 जिलों से गुजरती है। यह भोपाल संभाग के सभी 5 जिले, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा से गुजरती है। बिल्कुल सही बात है, भोपाल से गुजरती है, भोपाल के सभी 5 जिलों से गुजरती है। उसके बाद कर्क रेखा नर्मदा नदी के समानांतर उत्तर की ओर गुजरती है। बिल्कुल सही बात है भाई, कर्क रेखा ऐसे चल रही है और नर्मदा नदी ऐसे चल रही है ना, तो इसके समानांतर चल रही है। बिल्कुल सही बात है, तीसरी, दूसरी और पहली ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन डी कहते हैं, इंदौर और उज्जैन संभागों के सभी जिलों को काटती है। नहीं भैया, अभी बताया था ना, इंदौर से तो ये गुजरती नहीं है, इंदौर से नहीं गुजरती है, इंदौर उज्जैन से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे असत्य ही पूछा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदौर और उज्जैन के संभाग से नहीं गुजरती है। आइए देख लेते हैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं।
ABC बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विकल्प डी गलत है, क्यों? क्योंकि कर्क रेखा इंदौर संभाग के किसी भी जिले इंदौर, धार, झाबुआ आदि से नहीं गुजरती है। उज्जैन संभाग के भी केवल 3 जिले रतलाम, उज्जैन और आगर मालवा से गुजरती है, बाकी अन्य किसी जिले से नहीं गुजरती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। हमसे गलत ही पूछा था, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर पर चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और उसकी उप श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या क्या बोला गया? कथन एक कह रहा है कैमूर और भांडेर श्रेणियां विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। अभी ऊपर बताया था ना आपको, विंध्याचल पर्वत से जो श्रृंखला है वो पूर्व में जाकर के विस्तृत हो गई है और यहीं से आपकी जो भांडेर और कैमूर श्रेणियां हैं ये इसी का विस्तार मानी जाती हैं। तो ऑप्शन मतलब कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है। कैमूर श्रेणी यमुना नदी और सोन नदी के मध्य में एक महत्वपूर्ण जल विभाजक का कार्य करती है। ये भी हमने आपको उसमें बताया था, थ्योरी में बताया था कि हाँ, जो कैमूर की श्रेणी है यमुना और सोन को अलग करती है। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 यानी कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहां पर आप पूरा इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेना, है ना। आगे बढ़ें, चलिए। बैटरी कितनी बची ये देख लो पहले। 8% बची है, थोड़ा स्पीड और बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई। 7 नंबर कह रहा है सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी के भौतिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे पश्चिमी भाग को राजपीपला श्रेणी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो पश्चिमी भाग जहाँ से स्टार्ट होता है वो राजपीपला श्रेणी हो जाता है। ठीक है, जिसमें बड़वानी और असीरगढ़ की पहाड़ियां शामिल हैं। दूसरा, मैकल श्रेणी सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है जिसका आकार अर्धचंद्राकार है और इसी क्षेत्र से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन हमारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 8 नंबर पर चलते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है? कह रहे नर्मदा सोन घाटी प्राकृतिक प्रदेश के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक भूभाग है जो एक संकीर्ण भ्रंश यानी कि रिफ्ट वैली का निर्माण करता है। अभी आपको बताया था कि नर्मदा सोन घाटी रिफ्ट वैली में बहती है, क्योंकि नर्मदा नदी बहती है समानांतर आपकी ताप्ती नदी बहती है, तो रिफ्ट वैली वाली बात तो सही है। यह राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। नहीं भैया, ये तो 26% घेरता है, मालवा सबसे बड़ा है। 28% तो मालवा कवर करता है ना, इसलिए यहाँ पर कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा है, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलें आगे बढ़े। 9 नंबर पर चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है? देखिए 9 नंबर ये रहा पूरा, इसको पढ़ लेना। 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर कह रहा है रीवा पन्ना के पठार और पूर्वी बघेलखंड के पठार के संदर्भ में कथन बताइए। कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा बिल्कुल सही है? रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं। सही बात है, क्योंकि इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में तीखे ढाल वाले कगार बनते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, तीखे ढाल बनता है, इस तरह से ढाल बन जाता है एकदम तीखा वाला, है ना, तो ये सही बात है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है जो कुल क्षेत्रफल का 7% है। ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन हमारे सही हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। जहां तक है 1 और 2 ये दोनों कथन हमारे सही हैं। चलिए ये पूरा सॉल्यूशन है, पढ़ लेना। अब चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, इसके बाद अल्ट्रा प्रो शुरू करेंगे, यानी जोड़ी मिलाने वाले। 10 नंबर कह रहा है मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती लैंडलॉक जिलों के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है। अंतर्वर्ती जिले वे जिले होते हैं जिनकी सीमाएं भारत के किसी भी अन्य राज्य समुद्री तट को स्पर्श नहीं करती हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान प्रशासनिक संरचना के अनुसार धार, होशंगाबाद, दमोह और उज्जैन पूर्णतः अंतर्वर्ती जिले हैं, यानी कि इन जिलों की सीमा किसी अन्य राज्य को टच नहीं करती है। यह भी बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अब ये पूरा डिटेल है, इसको आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं अल्ट्रा प्रो की ओर, यानी कि अब आपको जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न मिल जाएंगे यहाँ पर। चलिए जोड़ी मिला लेते हैं बढ़िया से। पूरा हमने थ्योरी आपको करा रखा है, अब आपको जोड़ी मिलाना है। इसमें कोई समस्या मेरे हिसाब से तो आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिलाइए जोड़ी भैया। कह रहे हैं कि इसका भौतिक प्रदेश दिया गया है और सर्वोच्च चोटी दी गई है। बताइए, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, सतपुड़ा और विंध्याचल, इनकी चोटियां मिला दीजिए फटाफट, बताइए। तो जो आपका मालवा का पठार है ये किससे जुड़ेगा? ये जाकर के सिगार चोटी से जुड़ जाएगा। मालवा में सिगार की चोटी पाई जाती है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके बाद में जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में सिद्ध बाबा 1172 अभी बताई थी आपको, तो बी के सामने 1 हो जाएगा, यानी ए के सामने 4, बी के सामने 1। ठीक है, सी और डी, बी के सामने 1, सी और डी, इसको भी लगा लेते हैं। अब सतपुड़ा मैकल श्रेणी हो जाएगी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी किसके साथ में जुड़ेगी? तो सतपुड़ा में कौन सी ऊंची चोटी भाई? धूपगढ़ है, 1350 सबसे ऊंची, तो ये जुड़ जाएगी, यानी सी के सामने क्या हो जाएगा? सी के सामने 2 हो जाएगा। तो बचा डी, और डी के सामने कौन हो जाएगा? सद्भावना शिखर 3 हो जाएगा। तो भाई 4 1 2 3 ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 4 1 2 3 कौन से में है? ए में तो है नहीं, बी में है। 4 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बाकी पूरा डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, सारी चोटियां बताई गई हैं, अच्छे से आप देख लेना। 2 नंबर प्रश्न भाई, सूची 2 और सूची 2 1 को सम्मिलित करना है, जिसमें कह रहे हैं सीमावर्ती राज्य और उनको छूने वाले जो जिले हैं। तो सीमावर्ती राज्य और छूने वाले जिलों से संबंधित प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं कौन सा जिला किसको टच करता है। संख्या बताई गई भैया, है ना। चलो, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। भाई गुजरात तो हम जानते हैं 2 जिलों को टच करता है, यहाँ पर ABCD भी लिख लो, सॉरी हाँ ABCD लिख लो, ABCD इनके सामने नंबरिंग डाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो डी के सामने क्या आ गया, डी के सामने तो सर 2 आ गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ में कितनी सीमा साझा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा कितनी, 13 या फिर 14, तो ए के सामने तो 4 आ गया। अब कौन आपका है, राजस्थान, राजस्थान के साथ में 10 जिले टच करते हैं, तो बी के सामने तो भाई 3 आ गया, बी के सामने 3 आ गया, तो बच्चा सी, सी के सामने महाराष्ट्र 9 जिले आ जाएंगे, ठीक है। तो सी आपका 2 आ जाए, सी कौन सा है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ में, अरे डी के साथ में क्या है, गुजरात के साथ में 1 आएगा ना भाई, 2 जिले सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन तो 1 है, तो 4 3 2 1 हमारा आंसर होना चाहिए। कहाँ पर है 4 3 2 1, देखिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, 4 3 2 1, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, और पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया, अच्छे से पढ़ लेना। चलिए 3 नंबर पर चलते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अल्ट्रा प्रो लेवल के अंतर्गत आपसे पूछा गया है। देखिए कह रहा है सूची सुमेलित कीजिए द्विसमवर्ती जिले, यानी कि जो 2 राज्यों के साथ में सीमा साझा करते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट, सिंगरौली। इधर आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और गुजरात और महाराष्ट्र। अब बताइए किसके साथ में झाबुआ सीमा साझा करता है। अगर हम झाबुआ की बात करेंगे तो झाबुआ आपका जो है 2 राज्य राजस्थान और गुजरात के साथ में सीमा साझा करेगा। यहाँ पर डाल लो A, B, C और D, ठीक है, नंबरिंग डाल देंगे। तो ए के सामने कौन आ गया, ए के सामने तो भैया 3 आ गया है, ठीक है। उसके बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर सीमा साझा करता है गुजरात और महाराष्ट्र के साथ में, तो बी के साथ में 4 आ जाएगा। फिर बचा आपका बालाघाट, बालाघाट सीमा साझा करेगा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ में, यानी सी के सामने 1 आ जाएगा, तो बचा कौन 2, डी के सामने 2 आ जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सिंगरौली। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 देखो कहाँ पर दिया गया, 3 4 1 2, ये रहे कूट आपके 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, 3 4 1 2, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, और ये पूरा सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, ठीक है। 6% बची भैया। चलो चौथा नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या इससे पहले कृषि वाली क्लास कराई थी, एग्रीकल्चर वाली, तो उस चक्कर में है ना बैटरी चार्ज भी नहीं कर पाए थे। चलिए देखिए 41 मिनट की वीडियो भी आपकी हो गई है। सुमेलित करना है भौतिक प्रदेश और उनका क्षेत्रफल, ठीक है। मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड, बघेलखंड। हम जानते हैं नर्मदा सोन घाटी 26% एरिया कवर करती है। यहाँ पर डाल दो A, B, C, D। हमने बताया भाई 26% एरिया कौन, ओ भैया बैटरी कम होने की वजह से इसका पूरा, एक मिनट इसको बढ़ा लो, है ना, लो कर देता है। 4 नंबर पर चलो, कहाँ ये रहा, बताओ। तो नर्मदा सोन घाटी 26% एरिया ये रहा, मालवा का पठार सबसे ज़्यादा 28% एरिया ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर डाल लो A, B, C, D, 1 2 3 4, ठीक है। तो मालवा के पठार के सामने 3 आ गया, उसके बाद में कौन सा, नर्मदा सोन घाटी के सामने 1 आ गया। बुंदेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका बघेलखंड है वो 7% एरिया लगभग कवर करता है ना। बुंदेलखंड 7.7 हो जाएगा, बघेलखंड 7.7 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई 3 1 4 2, है ना, 3 1, और अभी मिला था ना 3 1, ये सी वाला 7.7, और ये आपका 2 से हो जाएगा, यानी कि ये आपका इससे और ये आपका इससे, 3 1 4 2। कहाँ पर है 3 1 4 2, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 1 4 2, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हमने दे रखा है, आप अच्छे से देख लेना। 26 28 7.7, और जो आपका ये वाला हो जाएगा, यानी जो बघेलखंड है पूर्वी वाला वो 7% एरिया, बुंदेलखंड 7.7, ठीक है। चले आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है सेल समूह लिस्ट 1 और संबंधित क्षेत्र, कौन सा सेल समूह कहाँ पर पाया जाता है वो आपको यहाँ पर मैच करना है। धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना, आद्य महाकल्प, इधर जो है पूरे क्षेत्र के नाम दे रखे हैं। चलिए मैचिंग करते हैं। तो आपका धारवाड़ सेल समूह जो है वो किसके साथ में मैचिंग करेगा, तो ये आपका बालाघाट छिंदवाड़ा एरिया में पाया जाता है, धारवाड़ है ना, तो ये बालाघाट छिंदवाड़ा A, B, C, D, ठीक है। तो ए के सामने क्या आ गया, ए के सामने तो सर 3 आ गया। फिर आपका विंध्यन सेल समूह है, विंध्यन सेल समूह जो है वो आपका रीवा पन्ना पठार में आ जाएगा, तो बी के साथ में सामने कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद आपका गोंडवाना लैंड समूह है, गोंडवाना लैंड समूह जो है वो आपका सोन, नर्मदा और महाघाटी, वो सतपुड़ा क्षेत्र जो हो जाएगा ना कोयला वाला, उधर चला जाएगा, तो ये सी के साथ में 1 आ जाएगा, डी के सामने 2 बच जाएगा, सी के सामने 1, तो डी के सामने 2, 3 4 1 2, है ना भाई। नीस वाला कौन है, बुंदेलखंड नीस के पठार से बना है, ज्वार बाजरा की उत्पत्ति यहाँ पर होती है, पानी की कमी है, नीस के पठार, नीस के उससे बना हुआ है, तो 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए में ही है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। स्पीड में क्यों चल रहे हैं पता है ना, एक तो बैटरी कम है, दूसरी बात समय भी कम है, ठीक है। बाकी आपको ये पूरा दिया गया है, नोट्स के साथ में इसकी PDF अभी डल जाएगी नोट्स ग्रुप में, तो वहाँ पर भी आप इसको डिटेल जो है पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए अगला प्रश्न कौन सा, 6 नंबर है ना, हाँ 6 नंबर है, 4 प्रश्न और बचे हुए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। 6 नंबर में आपको सूची मिलाना है। सूची क्या मिलाना है, देखिए कह रहे हैं कि भाई भौतिक क्षेत्र और उसका उपनाम।
मालवा का पठार, मध्य भारत, रीवा, पन्ना, असीरगढ़। मालवा के पठार को क्या कहते हैं भाई? अभी हमने आपको बताया था मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहते हैं सर। तो ए बी सी डी, ए के सामने तो एक आ गया। भाई मध्य भारत के पठार को क्या कहते हैं? तो मध्य भारत का जो पठार हो जाएगा वो आपका क्या होगा? सरसों की हांडी कहते हैं भाई। भाई मुरैना सरसों की हांडी है, बी के सामने 4 आ जाएगा। सी के सामने रीवा पन्ना के पठार को हम क्या कहते हैं? रीवा पन्ना के पठार को बिंद का कगारी प्रदेश कहते हैं, अभी बताया था। सी के सामने 2 आ जाएगा। बचा असीरगढ़, तो ये आपका दक्षिण का द्वार हो जाएगा। डी के सामने क्या आ जाएगा? 3। 1 4 2 3, 1 4 2 3 कहाँ पर है देखिए? तो ये आपका बी में है। 1 4 2 3 बी हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। 7 नंबर पर चलते हैं। देखिए सूची आपको मिलाना है। पहाड़ी क्षेत्र है और साथ साथ में उनका जो है जिला, कौन से जिले से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है वो आपसे पूछा गया है। लमेटा, लमेटा बताया था अभी जबलपुर में है ना। तो ए बी सी डी, लमेटा जबलपुर में हो गया, यानी कि ए के सामने तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद गोपांचल पर्वत ग्वालियर में है, जहाँ पर अपना किला है, तो बी के सामने तो 3 आ गया। फिर क्या है? कालूमार या फिर सद्भावना चोटी, ये आपका कहाँ जाएगा? ये दमोह में जाएगा। तो सी के सामने 1 आ गया। तो डी के सामने कौन बचेगा? डी के सामने 2 बचेगा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहाँ पर दिया गया है? 4 3 1 2 ऑप्शन 1 में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर पर चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है? तो नदियों से मिलाना है, कौन सी नदी कौन से क्षेत्र में बहती है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इनको मैचिंग करना है आपको। चलिए देखते हैं। देखिए हाँ, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, मालवा का पठार। बताइए कौन सी नदी किसके साथ में मैच करेगी? तो मध्य भारत का पठार में कौन सी रहेगी? चंबल रहेगी, चंबल और कूनो, है ना। यहाँ पर डाल लें ए बी सी डी। ए के सामने 3 आ गया। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार में कौन सी नदी बह जाएगी? तो बेतवा, और ये आपकी बुंदेलखंड के पठार बेतवा और धसान, तो बी के सामने 1। रीवा पन्ना के पठार नंबर 3, रीवा पन्ना के पठार में कौन सा रहेगा? तो टोंस और केन, रीवा पन्ना के पठार में, तो सी के सामने 2 हो जाएगा। तो डी के सामने कौन बचा? 4। डी मालवा के पठार में छिप्रा माही चंबल का उद्गम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहाँ पर है? देखो 3 1 2 4 ऑप्शन 1 में ही है। 3 1 2 4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना बचा है? 4। ठीक है, हो जाएगा अपना काम। 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर ये रहा। यहाँ पर आपको एक तरफ सतपुड़ा के भाग दिए गए हैं और दूसरी तरफ भौगोलिक विस्तार दिया गया है। सतपुड़ा किससे किससे मैच करती है, चलिए देख लेते हैं। राजपीपला, महादेव, मैकाल, बड़वानी, आपको मैच कराना है कौन सा इसका जो है क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर ये कैसे पाया जाता है। तो भाई राजपीपला कहाँ पर है? ये आपका सबसे पश्चिमी भाग है, गुजरात के साथ में सीमा साझा करता है। राजपीपला एकदम स्टार्टिंग वहाँ से वहीं से होती है ना, बुरहानपुर के दर्रे से। तो यहाँ पर डाल लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, तो ए के सामने तो क्या आ गया? 2 आ गया सर। ठीक है, उसके बाद महादेव की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ आपकी जो है किसके साथ में रहेंगी? मध्य भारत में, मध्य सतपुड़ा के भाग में आ जाएंगी महादेव की पहाड़ियाँ, जहाँ पर आपकी पचमढ़ी स्थित है ना। तो बी के सामने तो 3 आ जाएगा। फिर आपकी मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी किससे रहेगा? तो मैकाल श्रेणी सबसे पूर्वी अर्धचंद्राकार भाग है, अनूपपुर ढिंडोरी में ये पाया जाता है। तो सी के सामने तो 1 आ गया। तो बचा कौन? 4। तो डी के सामने 4 आएगा। बड़वानी की पहाड़ियाँ राजपीपला का आंतरिक हिस्सा हो जाएंगी। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में ही है। 2 3 1 4 ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है, अगली बार पूरी बैटरी चार्ज करके रखा करेंगे। ठीक है ना, आज थोड़ा सा जल्दबाजी करनी पड़ रही है बैटरी के चक्कर में। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि भौतिक स्थिति लिस्ट 1 लिस्ट 2, इसका जिला आपको मैच करना है। सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी और पश्चिमी। तो ये तो आप कर ही लेंगे। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है भाई? यहाँ पर डाल लो ए बी सी डी। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये आपका मुरैना है, शुरू में ही आपको बता रखा था। ठीक है, तो ए के सामने तो 3 आ गया। अगला सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। बी के सामने तो सर 4 आ गया। सी सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला आपको ऑलरेडी बता रखा है भाई, ये आपका जो सिंगरौली वाला सबसे पूर्वी कोयला जहाँ पर पाया जाता है, तो 2 हो जाएगा। बचा कौन? बचा आपका सबसे पश्चिमी जिला जो कि अलीराजपुर हो जाएगा 1। यानी 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में? ये तो यही दिख रहा है सर, ये 3 4 2 1 ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है। ये पूरा सॉल्यूशन भी आपका दिया गया है। तो ये रहे आपके 70 प्रश्न, जिसमें हमने लो टू प्रो लेवल तक चले थे। यानी जो आपके नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं वो 50 हमने करवाए, स्टेटमेंट वाले 10 करवाए और 10 आपके जोड़ी मिलाने वाले हैं करवाए। 70 प्रश्न आपके हो गए। इससे बाहर नहीं जाएगा, इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है। इसी तरह से आपके सारे थ्योरी करवाएंगे सभी उसके टॉपिक की, और सभी टॉपिक के एमसीक्यू करवाएंगे। बस आपको एक काम करना है, 3% बची है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना पहले अपने सभी दोस्तों के पास में। अगर आप सामान्य अर्हता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आगे आने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कृषि विस्तार अधिकारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये तभी तक चल पाएगी जब तक आप हमारा सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट करने के लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है। सपोर्ट करने के लिए केवल 3 काम करने हैं। एक तो लाइक का बटन दिख रहा है, पहले उसको लाइक कर दीजिए। दूसरा, आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा,
इस तरह से एरो बना होगा, है ना, उस पर क्लिक करके शेयर कर देना है। तीसरा सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना है। और मन करे अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। यूनिट 4 करवाएंगे कृषि विस्तार अधिकारी वालों की। यूनिट नंबर 4 कल आपकी करवाएंगे, हालांकि इसकी पीडीएफ ऑलरेडी पहुंच चुकी है ग्रुप में। तो यूनिट नंबर 4 कल आपकी वीडियो आ जाएगी सुबह लगभग 11 बजे के आसपास। ठीक है ना, बाकी इसकी अगली वीडियो भी कल शाम को आएगी। अगला हम थ्योरी कवर करेंगे अगले चैप्टर की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।